कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया विस्फोटक केस में अब नाम जुड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों को पुलिस ऑटो में ले गई कोर्ट। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। गुना के सरकारी अस्पताल के कोविड जांच केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों ने मनाई शराब पार्टी। क्या आपने रेलवे स्टेशन पर तैरती मछलियां देखी हैं? बिहार में मानसून की एक बारिश ने ऐसा कर दिखाया है और प्रशासन की पोल खोल दी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी पड़ी मौसम की मार। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया विस्फोटक केस में अब नाम जुड़ गया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का। एनआईए ने आज प्रदीप शर्मा को किया गिरफ्तार। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस की जांच कर रही एनआईए की टीम आज सुबह अचानक मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पहुंच गई। शर्मा के घर छापा मारकर टीम ने काफी देर तक पूछताछ की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने प्रदीप शर्मा के मोबाइल और दूसरे दस्तावेजों की जांच की है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी संतोष शेलार ने पूछताछ के दौरान प्रदीप शर्मा का नाम लिया। दावा है कि इस केस को लेकर गिरफ्तार पूर्व क्राइम ब्रांच अधिकारी सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा की एक मीटिंग भी हुई थी। वैसे प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का गुरु माना जाता है। दावा है कि प्रदीप शर्मा ने अपने 35 साल के करियर में 100 से ज्यादा बदमाशों के एनकाउंटर किए हैं। प्रदीप शर्मा शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। एनआईए का ये नया एक्शन हाल ही में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आया। आरोप है कि प्रदीप शर्मा को मनसुख हत्या की जानकारी थी और उन्होंने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पर लग रहे फिरौती लेकर हत्या करने के आरोप। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने मनसुख हत्या केस में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि प्रदीप शर्मा ही मनसुख हत्या केस का मास्टरमाइंड है। विनायक शिंदे, संतोष शेलार, आनंद यादव ये वो आरोपी है जिन्हें प्रदीप शर्मा का आदमी माना जाता है। आरोपों के मुताबिक शर्मा ने ही हत्या के लिए हर चीज मुहैया कराई। एनआईए के मुताबिक इस हत्याकांड में इस्तेमाल लाल रंग की टवेरा कार प्रदीप शर्मा ने ही मुहैया कराई थी। दरअसल मनसुख हिरेन इस केस में तब चर्चा में आए जब कहा गया कि एंटीलिया के बाहर जो कार मिली वो मनसुख की थी। हालांकि कुछ दिन बाद मनसुख का शव संदिग्ध हालत में मिला। अब एनआईए को शक है कि मनसुख ने विस्फोटक रखने के आरोप सिर पर नहीं लिया, इसलिए सचिन वाजे ने उसे मरवाया। और आरोपों के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने सचिन वाजे के कहने पर पूरी वारदात को अंजाम दिया। सचिन वाजे की तरह ही प्रदीप शर्मा के भी सियासी रिश्ते रहे हैं। शिवसेना के टिकट से चुनाव भी लड़ा था। यानी ये प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद मामले में सियासी जंग और तेज होगी। गाजियाबाद कांड में पुलिस को समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान की तलाश। केस दर्ज होने के बाद से फरार है उमेद पहलवान। पुलिस की 3 टीमें तलाश में जुटी हैं। बुधवार की रात करीब 9 बजे उमेद पहलवान बुलंदशहर में बुजुर्ग अब्दुल समद के घर दिखा था। इसके बाद रात को ही उमेद के खिलाफ गाजियाबाद कांड में एफआईआर दर्ज की गई और तब से उमेद गायब है। इदरिस उर्फ उमेद पहलवान पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। पुलिस की 3 टीमें उमेद को खोज रही हैं। गाजियाबाद कांड में पुलिस अब तक 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पहली एफआईआर पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई। दूसरी एफआईआर में ट्विटर सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तीसरी एफआईआर बुधवार की रात दर्ज हुई जिसमें उमेद का नाम है। 5 जून को गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई की गई थी। 7 तारीख को पहला मामला दर्ज हुआ और 3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों को पुलिस ऑटो में ले गई कोर्ट। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार एक आरोपी बुजुर्ग को प्रमुख आरोपी परवेज गुर्जर के घर लेके गया था। हथकड़ी पहने 2 आरोपी, उनको ले जाते 3 पुलिस वाले और एक ऑटो ड्राइवर। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों सद्दाम उर्फ बोना और उसके रिश्तेदार इंतजार को कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस एक ऑटो रिक्शा में ले गई। उसमें एक आरोपी मास्क पहने और दूसरा सफेद साफे से चेहरा ढके हुए था। दोनों को हथकड़ी लगाकर पिछली सीट पर बैठाया गया था जहां उनके साथ एक पुलिस वाला था, जबकि 2 पुलिस वाले आगे की सीट पर ऑटो ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे। इस बीच सद्दाम का पुलिस कस्टडी में दिया एक वीडियो सामने आया है। इस पे सद्दाम ने माना है कि उसने भी अब्दुल समद से
तांत्रिक क्रिया कराई थी। झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के, ठीक है सर। तो वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बाबू बिहारी और आवेश। सद्दाम ही अब्दुल समद को मुख्य आरोपी परवेज गुजर के घर ले गया था। परवेज गुजर की रिमांड के लिए गाजियाबाद पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है। लहरों के बीच फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आए इंडियन कोस्ट गार्ड। बाढ़ पर फंसे 16 लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। समुद्र की ये ऊंची ऊंची लहरें हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और देखिए लाइफ जैकेट पहने ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद नई तस्वीर आती है, ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से रस्सी गिरती है और नीचे इन लोगों को एक एक कर एयरलिफ्ट यानी उठा लिया जाता है। तस्वीरें रेवडंडा में बार्ज एमवी मंगलम की हैं। यहाँ 16 कर्मचारियों को इसी तरह खराब मौसम के बीच सुरक्षित बचाया गया। पूरा ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया। आज से ठीक 1 महीने पहले चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में कई बार्ज और टगबोट आ गए थे। तब भी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के जवानों ने सैकड़ों लोगों को बचाया था। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। गुना के सरकारी अस्पताल के कोविड जांच केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों ने मनाई शराब पार्टी। हिलता डुलता ये वायरल वीडियो गुना के जिला अस्पताल का है और तस्वीर में कोविड जांच केंद्र दिख रहा है जिसमें कोरोना की टेस्टिंग नहीं बल्कि शराब पार्टी चल रही है। वायरल वीडियो के आधार पर ये आरोप लगे हैं जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर। वीडियो वायरल होते ही यहाँ स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और अब सफाई दी जाने लगी। ये जो वीडियो है अभी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है, हम इसकी जांच कराएंगे। हम इमीडिएटली हमने सिविल सर्जन को भी बताया रिपोर्ट देने के लिए। जैसे रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद हम आगामी कार्रवाई करेंगे। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी अब कोविड के केस कम आने लगे हैं, लेकिन कोविड जांच केंद्र में ऐसी शराब पार्टी खतरनाक लापरवाही है जिस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यूपी के उन्नाव पुलिस का वीडियो वायरल। सुरक्षा के लिए हेलमेट के बजाय स्टूल और प्रोटेक्टर के बजाय टोकरी लेकर कार्रवाई करते दिखे पुलिस वाले। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो पुलिस वाले हुए सस्पेंड। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो में कार्यवाही के दौरान एक पुलिस वाला सुरक्षा के लिए सिर पर लाल रंग का स्टूल रखकर घूम रहा है। वहीं एक दूसरा पुलिस वाला पत्थर से बचाव के लिए प्रोटेक्टर की जगह टोकरी लिए हुए है। उन्नाव पुलिस का ये वायरल वीडियो बुधवार का है, जब हादसे के बाद सड़क जाम कर रहे लोगों से पुलिस की भिड़ंत हुई थी। पुलिस पर लोगों ने पत्थर बरसाए तो बचाव के लिए 2 पुलिस वाले इस स्थिति में दिखे थे। अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को ट्वीट करके पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठाए तो एसपी ने दोनों पुलिस वालों और स्थानीय इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। यूपी पुलिस की ये तस्वीर लाचारी को दिखाती है। सवाल ये है कि पुलिस वालों को सुरक्षा के जरूरी इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं मिले? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देश के 14 लाख छात्रों के लिए बहुत अहम खबर। सीबीएसई ने तैयार किया 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला। सीबीएसई बोर्ड में अब छात्रों के नतीजे 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर फाइनल होंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी कमेटी ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें नतीजों के लिए तय फॉर्मूला बताया गया है। सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं, 11वीं के फाइनल रिजल्ट और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को अब 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं के 5 विषयों में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम या प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। यानी 10वीं और 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए बाद में अलग से व्यवस्था की जाएगी जब कोरोना के हालात ठीक हो जाएंगे। फॉर्मूले के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। उसके बाद सीबीएसई ने इस मसले पर विचार करने के लिए
एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी, उसी कमेटी की रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने रखी गई। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल में पहाड़ों से आया मौत का सैलाब। ग्लेशियर टूटने से नेपाल में हुई भारी तबाही। ग्लेशियर है, नदियों का पानी यहाँ जब रिहायशी इलाकों में घुसा तो बर्बादी आ गई। देखिए कैसे मकान पानी के बीच में डूबे हुए हैं। बाजार के बाजार पानी में गुम हो रहे हैं। लोगों की गाड़ियाँ भी सैलाब ने बर्बाद कर दी। और देखिए जहाँ से पानी गुजरा वहाँ कैसे कीचड़ ही कीचड़ हो गया। बारिश और बाढ़ से ये बर्बादी आई है नेपाल के सिंधपल चौक में। यहाँ पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने से ऐसा सैलाब आया कि बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। 200 से ज़्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। 5 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत की खबर है। नेपाल में जब मौसम खराब होता है, तेज बारिश होती है, तो नेपाल से सटे भारत के राज्यों में भी इसका खासा असर देखने को मिलता है। क्या आपने रेलवे स्टेशन पर तैरती मछलियां देखी हैं? बिहार में मानसून की एक बारिश ने ऐसा कर दिखाया है और प्रशासन की पोल खोल दी। पानी में तैरती इन मछलियों को ध्यान से देखिए। ये किसी नदी तालाब का नजारा नहीं है, ये नजारा है बिहार के मुजफ्फरपुर का, जहां मानसून ने दस्तक दी तो रेलवे स्टेशन पर मछलियों का आशियाना बन गया। ये पानी आसपास के नालों और दूसरी जगहों से आकर जमा हो गया। स्टेशन पर मछली आई तो यहाँ भीड़ भी लग गई। ये नज़ारा जितना रोचक है उतना ही बड़ा सवाल भी, क्योंकि पानी में तैरती ये मछलियाँ डूबते हुए सिस्टम की कहानी भी बयां कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी पड़ी मौसम की मार। थोड़ी ही बारिश में यहाँ कई सड़कों पर भर गया पानी और लोगों को हुई परेशानी। सड़कें दरिया बन गई हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और इस पानी से गुजरने के लिए मजबूर हैं ये लोग। यहाँ सड़कों पर इतना पानी है कि देखिए गाड़ियाँ कैसे फंसी हैं। कुछ गाड़ियाँ तो पानी से निकल गईं, कुछ खराब हो गईं। बारिश से हालात इतने खराब हैं कोलकाता के कि लेक गार्डन इलाके में तेज बारिश से जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश जारी रहेगी। ऐसे में कोलकाता वासियों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। सिर्फ आधे घंटे की हुई बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। इस वक्त वीआईपी जोन कहे जाने वाले रेल भवन के पास हम लोग मौजूद हैं और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बाइक दिखाई देगी खड़ी हुई, जो कि आधा फीट करीबन पानी में डूब चुकी है। सिर्फ आधे घंटे की बारिश हुई दिल्ली में, जिसके बाद आलम ये है कि जगह जगह पर जलभराव हो गया है। और सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद ये हाल है। ज़रा सोचिए अगर दिल्ली में जब मॉनसून अराइवल होने वाला है, जहां जुलाई में बारिश शुरू होने वाली है और तेज़ बारिश दिल्ली में हो सकती है जैसे कि मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है, तो तब तस्वीरें क्या होंगी, तब दिल्ली में कितना जलभराव हो सकता है और कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। सुबह करीब 10:30 पौने 11 बजे ये हादसा हुआ है और जब ये हादसा हुआ उस वक्त इस फैक्ट्री में करीब जो है 45 लोग मौजूद थे। ये जो आप डिब्बे देख रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इनमें जो है एक्सप्लोसिव भरे हुए थे। जो है यहाँ पे इसमें जो है ऐसे ज्वलनशील पदार्थ भरे थे जिनसे जो है पटाखे बनाए जा रहे थे। और भी मैं तस्वीरें दिखाऊँ कि यहाँ पर देखिए कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो किस तरह से बहुत सारी जो बाइक हैं वो जो है पूरी जो है उड़ चुकी हैं। देखिए कि किस तरह से बाइक पड़ी हुई। अंदर जो तस्वीरें हैं जहाँ पर अभी हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारी जो बाइक हैं वो जो है पूरे उनके परखच्चे उड़ गए हैं और वो पूरी तरह से जल चुकी हैं। काफ़ी बड़ा ब्लास्ट था। अभी तक इसमें 5 लोग जो है घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभी इस मामले की पूरी जाँच हो रही है। क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत के बाद फायरिंग का वीडियो वायरल, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, पुलिस जांच में जुटी।
ढोल बज रहे हैं और लोगों के हाथों में बंदूकें हैं और इन्हीं बंदूकों से हो रही है फायरिंग। वायरल हो रहा ये वीडियो राजस्थान के बांसवाड़ा का है, जहां के सुरवनिया गांव में कोरोना के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और इस टूर्नामेंट में जीत के बाद जश्न मनाने के लिए इन लोगों ने फायरिंग की। अब वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि न तो किसी के चेहरे पर यहाँ मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पुलिस तक मामला पहुंच चुका है और पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। सवाल ये है कि कोरोना काल में ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे के विस्तार के लिए रोड किनारे बने घरों को तोड़ने का काम हुआ शुरू। जेसीबी मशीन और बड़े बड़े हथौड़ों से घर तोड़े जा रहे हैं। वीडियो हिमाचल के सोलन जिले के कालका शिमला हाईवे का है। घर इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे का विस्तार होना है। प्रशासन के मुताबिक रोड के निर्माण के लिए जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्होंने अपना मुआवजा ले रखा है, लेकिन घर पर कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे ही लोगों के घरों पर प्रशासन तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक करीब 75 से ज्यादा निर्माण तोड़े जाने हैं। एलजेपी का संसदीय दल का नेता बनने के बाद चिराग पासवान के चाचा ने हथियाली पार्टी। बागी सांसदों ने पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। पहले बगावत की, फिर संसदीय दल का नेता पद ले लिया और अब पूरी पार्टी पर ही कब्जा कर लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के बागी सांसदों के अगुआ पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। बागी गुट का दावा है कि पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पशुपति पारस को पार्टी की कमान सौंपी गई है। पशुपति पारस गुट ने पार्टी के भीतर तख्ता पलट पर एक व्यक्ति एक पद की दलील दी थी, लेकिन खुद ही पशुपति पारस ने 2-2 पद हथिया लिए। चिराग पासवान अपने चाचा को कल ही कानूनी चुनौती देने की बात कह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अब बीजेपी की सरकार में त्रिपुरा में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी ने अपने आला नेताओं को त्रिपुरा के मैदान में उतार दिया है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार में इन दिनों हलचल मची है। पार्टी के बड़े नेता आजकल ऐसे ही मीटिंग और दौरे पर दिख रहे हैं। वजह है यहाँ सैकड़ों की तादाद में समर्थक बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा रहे हैं। यही नहीं, खबर ये भी है कि टीएमसी त्रिपुरा में बीजेपी में शामिल नाराज नेताओं को न्योता दे रही है। इसके बाद ही बीजेपी ने अपने कई बड़े नेताओं को यहाँ हालात संभालने के लिए एक्शन में आने को कहा है। त्रिपुरा में बीजेपी के बिप्लब देब की सरकार है और अपने काम से ज्यादा बयानों की वजह से वे चर्चा में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी ने अपने दल के विस्तार के लिए हुंकार भरी थी कि देश के अन्य राज्यों में भी दल को पहुंचाएंगे। ऐसे में अब त्रिपुरा से उसकी शुरुआत हो चुकी है और तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के नाराज नेताओं को चारा डालना शुरू कर दिया है। मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर हुए बवाल का मामला गरमाया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, शिवसेना भवन की तरफ जो कोई आंख उठाकर देखेगा उसके साथ यही होगा। जब भी किसी ने शिवसेना भवन की तरफ आंख उठाकर देखा है तब तक इस प्रकार का राड़ा हुआ। लेकिन अगर आप शिवसेना भवन की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो उनको इस प्रकार से प्रसाद मिलेगा। आप हम सत्ता में रहे या न रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिवसेना भवन हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के बयान के पीछे की वजह है बुधवार की ये तस्वीरें। सामना में छपे अयोध्या जमीन विवाद पर लेख के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए सेना भवन पहुंचे थे। उसी दौरान शिवसेना के समर्थकों से उनकी भिड़ंत हुई। ये तस्वीरें उसी की हैं। अब संजय राउत इसी को लेकर कह रहे हैं कि शिवसेना भवन की ओर जो देखेगा उसके साथ यही होगा। बुधवार को हुई झड़प के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माहिम पुलिस स्टेशन में शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। संजय राउत के बयान ने इस आग को और हवा दे दी है। देश में खत्म होने के रास्ते पर है कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 10 दिनों से देश में लगातार 1 लाख से कम केस आ रहे हैं।
पूरे देश में आज फिर कोरोना के नए मामलों में मामूली बढ़त दिखी। पिछले 24 घंटों में 67,256 नए मरीज पॉजिटिव मिले। इससे करीब 2 गुना 1,03,000 मरीज ठीक हुए। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या अभी भी पूरे देश में रोजाना 2,000 से ज्यादा है, जिसे नीचे लाना बहुत जरूरी है। पूरे देश में इस समय करीब 8.25 लाख कोरोना के मरीज हैं और ये संख्या तेजी से नीचे आ रही है। महाराष्ट्र सरकार की कल टास्क फोर्स की बैठक हुई, उसमें तीसरी लहर को जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट और भी गंभीर बना सकता है। इस तरह की बात जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ टास्क फोर्स की बैठक में भी हमारे साथ बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी है। सर, ये बताइए कि क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए तीसरी लहर को देखते हुए? डेल्टा वेरिएंट ज़रूर, उसके बारे में भी जो NCDC का जो अगर रिपोर्ट आता है तो उनके सुझाव के माध्यम से जो भी करना है वो हम करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, काफ़ी हद तक जो प्रोटोकॉल्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, मेडिसिन्स खास तौर पर उस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई कि बच्चों के लिए कौन से मेडिसिन्स लेना ज़रूरी है। और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस और इसके अभी ये जो कोविड-19 का भी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में काफ़ी देश के लेवल पे भी जो बदलाव आया है, तो उसमें भी हमने क्या उसमें ये करना चाहिए और प्रोक्योरमेंट कैसा करके लेना चाहिए। राजस्थान के सीकर में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए टूट गए कोरोना प्रोटोकॉल के नियम। ऐसी भीड़ लगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ ये भीड़ कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने वालों की है। कोरोना से बचना यानी वैक्सीन के अलावा मास्क और सामाजिक दूरी। लेकिन यहाँ लगी लोगों की लाइन में आपको दोनों ही नदारद मिलेंगी। तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो विदेशों में मजदूरी या दूसरा काम करते हैं। नए नियमों के मुताबिक विदेश जाने वालों के लिए कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अंतर 12 हफ्तों से घटाकर 28 दिन किया गया है, जिसके बाद यहाँ ऐसे कामगारों को वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सबको वैक्सीन लगवानी भी चाहिए, लेकिन ऐसी भीड़ में वैक्सीन के चक्कर में कोरोना संक्रमण का सीन न बन जाए। बिहार से बड़ी खबर, जहां बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल से 4.5 लाख क्यूसेक पानी गंडक बैराज में छोड़ दिया गया है। बिहार सरकार के मुताबिक नदी में सामान्य से 9 गुना ज्यादा पानी आने का अनुमान है। इससे बड़ी तबाही हो सकती है। बिहार में नेपाल से सटे इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भी बाढ़ से हालात और खराब हो गए हैं। भारी बारिश से सिंधु पाल चौक, लामकुंज, डबल परासी और रुदनदेही समेत कई जिलों में बाढ़ आ गई है। इसका असर नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों पर भी देखने को मिल रहा है। नेपाल में बाढ़ से हालात ये हैं कि नेपाल नदी बहाव नाले पर बना डैम 4 जगहों से टूट चुका है। इस कारण उत्तर प्रदेश के महराजगंज से 6 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है और लोग बाहर भी निकल नहीं पा रहे। प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। ये वीडियो है आज का सुपर वायरल। करीब 40 सेकंड का ये वीडियो है और इसका हर फ्रेम ध्यान से देखेंगे तो आप हैरान होंगे। दरअसल ये सफेद सफेद चीज कोई रुई नहीं बल्कि मकड़ी का जाल है ना हैरान करने वाली ये तस्वीर। वायरल वीडियो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया का। दरअसल कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में बाढ़ आई थी। इंसान तो यहाँ सुरक्षित जगह चले गए, मकड़ियों ने पानी के ऊपर इस तरह जाल बनाकर अपनी जान बचाई। फिल्मों में आपने स्पाइडरमैन को बदमाशों को मकड़ी के जाल में बांधते देखा होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा एक इलाका ही मकड़ जाल में फंस गया है, इसलिए वीडियो वायरल है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ मस्ती की। तस्वीरें अक्षय कुमार के जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में। सर्विस महानिदेशक महोदय द्वारा एक बहुत ही अच्छा सर्विस यहाँ पर काफी अच्छा प्रयोग। दूसरे बॉल में पास पहली टीम ने यहाँ से पास किया तो ये शॉट कर तैयार, अच्छी पास के बराबर होता है। दोनों बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दोनों ही टीम द्वारा। क्या आप जानते हैं वॉलीबॉल में श्री दीप्ति सिंह मिट्टी
और लेट बलवंत सिंह पल्लू जो कि वॉलीबॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे खिलाड़ी टीम द्वारा बॉल पास कर गई टीम से अच्छा शॉट यहाँ पे ABP न्यूज आपको रखे आगे।